तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सेकंड लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि चार्जेस आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कूलम्स लॉ को आपने स्टेट कैसे करना है। क्या कूलम्स लॉ ये कहता है कि ये दो चार्जेस हैं, मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो अब बच्चों मैथमेटिकली इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है ये देख लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। ठीक, एक बार स्टेटमेंट को फिर दोबारा से देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कूलम्स लॉ होता है वो हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो पॉइंट चार्जेस होते हैं ये हमेशा रेस्ट पे, अगर मूविंग चार्जेस है तो उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, वो आप देख लीजिए। देखिए, ये फोर्स is directly proportional to the product of the two charges and force is inversely proportional to the distance between two charges। मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। अब आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे जैसा कि आपको पता है, तो हमें k कांस्टेंट ले आते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या हो जाती है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जहां पर ये जो k है ये क्या है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करवा देती हूँ कि फॉर एयर या वैक्यूम, जिसको हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं, जो k की वैल्यू होती है ये आपको लर्न कर लेनी है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी ये k की वैल्यू 1/4πε0 भी होती है। किस तरह से वो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम से रिलेटेड होता है, इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अभी हम कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों, अभी पहले वेक्टर फॉर्म को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कूलम्स लॉ की एक्सप्रेशन कैसे लेनी है, क्योंकि आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है 11th क्लास में। कई लोगों को कुछ उसमें पॉइंट्स याद होंगे, कुछ चीजें भूल गए होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपसे फोर्सेस की डायरेक्शन को डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ही पॉइंट साइज्ड है। ठीक है, तो अभी मैं अगर ये मान लीजिए ये Q2 चार्ज
इस Q1 चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो उस फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन होगी क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, इस तरफ ढकेलेगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है बच्चों। यहां पर सिमिलरली Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो गया, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है बच्चों। इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, R, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो Q2 चार्ज है ये Q1 चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। सिमिलरली अब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये डायरेक्शन होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R2 माइनस R1। बच्चों आप ये देखिए ये दोनों ही R1 माइनस R2 हो या R2 माइनस R1, इनका मैग्नीट्यूड R के ही इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूँ साइड में, मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर which is equals to magnitude of R2 वेक्टर माइनस R1, ये दोनों ही के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमारा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन लिखे तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 क्या आ जाता है, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हो गया, हमें इसको हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो अगर आपको याद हो फॉर डायरेक्शन हम क्या यूज किया करते थे, यूनिट वेक्टर, फॉर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिख देंगे, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका आर कैप, ठीक है। कई जगह आप देखेंगे बुक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है या ऐसे भी लिखा हुआ है, सब एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चीजों को इजी करने के लिए आर कैप से ही आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वेक्टर फॉर्म में, यहाँ हमें वेक्टर का साइन भी लगा लेना है। तो अब ये आ जाता है आपका फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, आर कैप, आर किसके इक्वल था, R1 माइनस R2, वही हम यहाँ लिख देंगे R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हमने ये यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए यूनिट वेक्टर है अगर तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये R1 माइनस R2 क्या है आपका, R1 माइनस R2 मैंने ऊपर लिख दिया था,
ये r वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F on 1 due to 2 is equals to K Q1 Q2 अपॉन, ये R किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के, लिख दिया आपने। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या, ये इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, कैप है यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे इसकी जगह, वेक्टर, यही फॉर्म थी ना, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बच्चों यहाँ हमने ये कूलम्स लॉ लगाया, तो ये इसकी वैल्यू हमने ये पुट की है, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको आप फाइनल इक्वेशन लिख दीजिए। देखिए फाइनल इक्वेशन क्या हो जाती है, F on 1 due to 2 is equals to K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ क्यूब आ जाएगा, और ये आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आ गया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और इसको आप अगर ऐसे भी पूछा जाए कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो क्या लिख देंगे, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर डायरेक्शन बस चेंज हो रही है, R2 माइनस R1 क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है कि किस तरह से फोर्स की डायरेक्शन लेनी है, किस तरह से उन दोनों फोर्सेस के बीच आपने वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आए तो आपने ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्रॉपर इस तरह से बनाना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 3 डायमेंशन में हमने लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गई आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर स्पेस में कहीं पर भी ये चार्ज हैं। ठीक है, ये ए और बी पॉइंट हमने ले लिए। अब आपको पता ही है ना, ये ओरिजिन होता है, यहां से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं आएगी, वो आप देख लीजिएगा। ये आ गया ओरिजिन से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस, यानी ये चार्ज रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये बच्चों इस ए पॉइंट पर क्या है, Q1 चार्ज, ये बी पॉइंट पर क्या है, Q2। बच्चों सिमिलर है जो मैंने ऊपर ये बताया है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर देंगे, ये क्या आ गया, R2 वेक्टर। अब बच्चों इन दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाती है, डेल्टा आर, जिसको हमने क्या ऊपर लिया, इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने आर से, मॉड्यूलस ऑफ आर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, वही चीज यहाँ पर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये फोर्स ऑन, ये फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सिमिलर उसी तरह से, बस इसको आपने फिर स्पेस में ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, और सेम उसी तरह से जो मैंने ऊपर प्रूविंग आपको बताई है, सिमिलर तरीके से आपने वो प्रूविंग यहाँ पर शो कर देनी है। कोई भी पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा, बस जो डिफरेंस है वो क्या है, डायग्राम आपने ऐसे स्पेस में बतानी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये आपने स्टेटमेंट लिख देनी है वेक्टर फॉर्म के लिए। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइंग इन फ्री स्पेस, R1 और R2 आपने उनके पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, तो कूलम फोर्स जो एक्ट करेगा उन दोनों के बीच में,
वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं यहाँ पर एक बार लिख के दे देती हूँ, जैसे कि मैंने सिमिलर स्टेप ऊपर बताए हैं। ठीक है, और बाकी आगे के स्टेप्स आप कर लेंगे जो कि सेम है। अब आ जाते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा चार्ज हैं, तो जो नेट फोर्स होगा किसी भी एक चार्ज पर वो वेक्टर सम होगा उस पर और दूसरे चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे समझें बच्चों, ये मैं स्टेटमेंट भी एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं। मान लीजिए ये चार्जेस रखे गए Q1 Q2 एंड ये Q3। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे बोला जाए इस F3 पर नेट चार्ज कितना लग रहा है वो निकालिए, तो F नेट ऑन Q3 क्या आ जाएगा, F नेट ऑन Q3 कैसे लिखेंगे आप, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2, यानी इस चार्ज को छोड़ करके बाकी दो चार्ज जो प्रेजेंट हैं वो कितना फोर्स लगा रहे हैं उनका वेक्टर सम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मान लीजिए अगर 3 से ज्यादा चार्जेस हैं या n चार्जेस को लेकर के हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्जेस प्रेजेंट है, तो nth चार्ज पर अगर आपने फोर्स लगाना है तो फोर्स ऑन nth चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो ये आप क्या आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया, F नेट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूं कि मान लीजिए ये जो है ये फोर्स, अभी हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है, ये जो पर्टिकुलर फोर्स है, इस पर चार्ज 1 इस वाले पर्टिकुलर फोर्स पर चार्ज 1 की प्रेजेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगी। हमने जो कैलकुलेशन करनी है, हमने जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो सिर्फ इन दो चार्जेस को या इन दो चार्जेस को कंसीडर करके ही कैलकुलेशन हमने करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये जो थ्योरी पार्ट थी कूलम्स लॉ की वो यहाँ पर खत्म होती है। इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं हमने क्या क्या अभी पढ़ा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकें। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस पर। हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए, इन दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहां से हमने डिराइव करके एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k को लेकर के आए थे जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है, और एयर में, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आ गए वेक्टर फॉर्म पे। कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे सबसे पहले यहाँ पर आपको डायरेक्शन आनी चाहिए। Q1 और Q2 दो पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं, उनके बीच में एज यूजुअल डिस्टेंस हमने r लिया है और ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस Q1 चार्ज पर ये Q2 चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, कैसे लिखते हैं उसको, F
ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होती अगर, तो ये न्यू वन ऑफ द चार्ज वुड हैव बी न्यू नेगेटिव। अगर एक चार्ज नेगेटिव होता तब हम फोर्स की डायरेक्शन ये बताते। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर आउटवर्ड्स। तो उसको हमने ये लिख दिया इस तरह से। सिमिलरली फोर्स ऑन टू सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये लिख दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस ये रहा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करते थे, डेल्टा आर क्या होता था हमारा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर हम ये वाला जो चार्ज है इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, R1, और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, R2। ठीक है, तो यहाँ पर ये R2 माइनस R1, यहाँ R1 माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया, R को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आपने कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया है। क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको अगर डायरेक्शन बतानी है तो आपको यूनिट वेक्टर यूज करना होगा। यूनिट वेक्टर यानी आर कैप। आर कैप किसके इक्वल था, R1 माइनस R2। अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लगा रहे हैं तो आप क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट R1 माइनस R2। अब ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसी फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने डायग्राम ये बनानी है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट। ये वेक्टर सम होता है उन सब के इंडिविजुअल फोर्स पे, यानी वो अलग अलग फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहे हैं उन सब का वेक्टर सम नेट फोर्स होता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो बच्चों ये आप बताइएगा, इसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फोन पे। ठीक है, और फिर अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे।